नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस वीडियो के अंदर जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण हम प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर 2 होगा। इससे पहले एक लेक्चर हमने पढ़ाया था, वो आपने देख लिया होगा। मैं एक काम करूँगा, एक फ़ोल्डर में सभी सीरीज़ को रख दूँगा। यहाँ पर जीके के आपको बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होंगे। इसके अलावा ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में आ चुके हैं, ठीक है। और प्रश्नों को डिस्कस करते समय उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि अनअकैडमी की तरफ से स्कोर बूस्टर सीरीज़ लाई जा रही है, जो कि आपकी एसएससी सीजीएल मेंस की जो परीक्षा आने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये प्रतियोगिता मंत्रा के द्वारा कंडक्ट करवाई जा रही है। अब इसमें 26, 27, 28 को मॉक टेस्ट होंगे, जो कि बिल्कुल मुफ्त हैं, दोपहर 2 बजे होंगे, ठीक है। सिलेबस है आपका एसएससी सीजीएल, जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वो इसमें पूछा जाएगा। मेंस जो परीक्षा है उसको ध्यान में रखे हुए ये बनाई जा रही है। और हाँ, इसका जो आपको डिटेल एनालिसिस भी मिल जाएगा उसी दिन शाम को 7:30 बजे। जैसे 26 तारीख को जो मॉक टेस्ट हुआ था उसका जो एनालिसिस है आपको 7:30 बजे शाम को मिल गया होगा। अब इसी प्रकार 27 और 28 को जो टेस्ट होने वाले हैं उसका जो डिटेल एनालिसिस है वो 7:30 बजे शाम को आपको मिल जाएगा। तो देर मत कीजिए, इनरोलमेंट कीजिए। इसका इनरोल करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेरेंस आपके यहाँ खुलेगा, ठीक है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं कि 26, 27, 28 को ये 2 बजे स्टार्ट होगा। इसमें जो सिलेबस है वो भी आपको बताया गया है और टाइमिंग और सारा सिस्टम इसमें बताया गया, आप पढ़ सकते हैं। इनरोलमेंट करने के लिए ये जो इनरोल का बटन है इसे दबाएंगे तो आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अपने फ़ोन नंबर से या ईमेल आईडी के द्वारा आप इनरोल कर सकते हैं। उसके बाद वो टेस्ट दीजिए, अपने आप को परखिए, आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है इंडियन पॉलिटी का। इसमें ये पूछा जा रहा है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे जो हैं उनको जो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है, ये पूछा गया है। अर्थात भारत के अंदर 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे हैं उन्हें जो शिक्षा पाने का अधिकार है वो किस प्रकार के अधिकार में आता है। तो 4 विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है कि क्या वो डीपीएसपी में आता है, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है, या वो एक मौलिक अधिकार है, या वो एक विधिक अधिकार है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उन्हें जो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ये उनके मौलिक अधिकार में आता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। संविधान का कोर्स हमने आपको पढ़ाया ही हुआ है। तो संविधान का आर्टिकल 21A जो है, 21A, इसी के अंदर 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उन्हें मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, जो कि एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। और जो शिक्षा है ये निःशुल्क होगी, इसका जो भी खर्च होगा वो सरकार को वहन करना पड़ेगा। और ये 21A जो मौलिक अधिकार है ना, ये हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, क्योंकि लास्ट में देखिए ए आ गया है, तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, ए आ गया, बी आ गया, तो इसका मतलब ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया है। तो बाद में जो जोड़े जा रहे हैं आर्टिकल वो नए आर्टिकल्स नहीं है, वो सब आर्टिकल्स के रूप में जोड़े जाते हैं। जैसे 1 से लेकर 395 तक मूल संविधान में आर्टिकल थे, अब जो नए आर्टिकल जोड़े जा रहे हैं ऐसा नहीं कि 396 आर्टिकल जोड़ दिया या 397 जोड़ दिया गया, नहीं। जो आर्टिकल पहले से एग्जिस्ट करते हैं, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 395 तक, उसी के बीच में ABC करके और एक्सटेंड किए जा रहे हैं। इसी प्रकार आर्टिकल 21A
जो है ये 2002 में जोड़ा गया। संसद ने संविधान में संशोधन किया, जिसे 86वां संविधान संशोधन था वो। तो 86वां संविधान संशोधन किया था और 6 से 14 वर्ष तक की आयु के लिए जो मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है, इसे मौलिक अधिकारों में रखा। ठीक है, और इसका जो उपबंध है वो आर्टिकल 21A में किया गया है। नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है कि इन 4 विकल्पों में से ये सारे के सारे मौलिक अधिकार हैं। इन मौलिक अधिकारों में से वो मौलिक अधिकार कौन सा है, अर्थात वो आर्टिकल कौन सा है जो बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। मतलब ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये लिखा हुआ है कि किसी जोखिम भरे काम में किसी बालक को नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, जैसे जोखिम भरी नौकरी जो है उसमें बालकों का जो है नियोजन नहीं होना चाहिए। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है। तो इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 24 है। ठीक है, आर्टिकल 24 जो है वो बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का उपबंध करता है। अब इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें ये कहा गया है कि जो 14 वर्ष या उससे कम आयु के जो बच्चे हैं उन्हें कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे कार्यों में शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। अभी 2 जून 2017 को एक कानून पास किया गया संसद के द्वारा। इस कानून को बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2017 कहते हैं। तो इसके द्वारा पूरी तरीके से बालकों के नियोजन को प्रतिबंध कर दिया गया है जिनकी उम्र 14 या उससे कम है। ठीक है, वो कारखानों में, खानों में या कोई भी जोखिम भरे काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो 14 वर्ष से 18 वर्ष तक की जो आयु है, जो किशोरावस्था कहलाती है, इसमें भी खतरनाक व्यवसायों के लिए उन्हें नहीं जोड़ा जा सकता है। समझ पा रहे कि नहीं। ऐसा नहीं कि ये 14 वर्ष या उससे कम के लिए है। 14 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उन्हें भी कोई ऐसा काम नहीं कराया जा सकता जो बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरे हों। सिंपल काम है तो करवाया जा सकता है, लेकिन बहुत जोखिम भरे काम नहीं करवाए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये भी कोर्स हमने आपको बताया हुआ। तो 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे, अर्थात किसने किसने हस्ताक्षर किए थे। तो चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर मालूम है। अंग्रेज़ों और मराठा के बीच में हुए थे। तो मराठा के उस समय जो शासक थे वो बाजीराव द्वितीय थे। कौन थे? बाजीराव द्वितीय थे। ठीक है, और अंग्रेज़ों की तरफ से अगर बात करें तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे। और ये 1798 से 1805 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, अब जब इसका शासनकाल चल रहा था लॉर्ड वेलेस्ली का, तो इसी के शासनकाल में ही जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो इसी के टाइम पर हुआ था। सहायक संधि की जो शुरुआत है ना वो लॉर्ड वेलेस्ली के ही टाइम पर हुई थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, तो ये भी लॉर्ड वेलेस्ली के ही टाइम पर हुआ था। नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, अर्थात किस आर्टिकल में ऐसा उपबंध किया गया है कि भले ही कोई मुजरिम हो लेकिन उसे अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर वो अपनी इच्छा से गवाही देना चाहे अपने विरुद्ध
तब तो कोई दिक्कत नहीं, अर्थात अपना जुर्म कबूलना चाहे तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? जल्दी बताइए। इंडियन पॉलिटी आप पढ़ चुके हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 20 के तीसरे क्लॉज में लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 20 के तीसरे क्लॉज में लिखा हुआ है, किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 ये भी मौलिक अधिकारों में आते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 21 जो है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जबकि आर्टिकल 22 है इसके अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। जो समाचार पत्र हैं या कोई भी न्यूज़ चैनल है तो उनकी जो स्वतंत्रता है वो किस प्रकार का अधिकार है? क्या वो कानून के सामने सभी समान वाली स्वतंत्रता का अधिकार है, या भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार है, या संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार है, या कार्य और सामग्री की सुरक्षा का अधिकार है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। ये आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार में ही आता है। आर्टिकल 19 अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें ये बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 19 में 6 बातें हैं ना। पहली बात क्या थी कि आप भाषण दे सकते हैं या अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसी के बीच में ये प्रेस की स्वतंत्रता भी इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? रावी नदी पर जो सबसे महत्वपूर्ण बांध है इन चारों विकल्पों में से कौन सा है? इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए अगर आपको मालूम है तो। 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों में से जो राइट आंसर है वो बताइए। तो रणजीत सागर बांध, इसका राइट आंसर क्या है? रणजीत सागर बांध। ये कहाँ पर है? पंजाब के पठानकोट ज़िले में है। किस नदी पर है? रावी नदी पर है। और रावी नदी आप जानते ही हैं सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, रणजीत सागर बांध को थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो परीक्षाओं में थीन बांध आए या रणजीत सागर बांध आए, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालचेर कोयले की खान किस राज्य में स्थित है? तालचेर कोयले की खान किस राज्य में स्थित है? चारों विकल्पों में से राइट आंसर बताइए अगर आपको मालूम है। बहुत आसान है, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। ये श्री एजुकेशन का जो एप्लीकेशन है ना, ये ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मॉडर्न हिस्ट्री का। भारत में जो लॉर्ड कर्जन का प्रशासन था अंग्रेज़ों के टाइम पर, उस सिचुएशन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से किस शख्स ने की है? तो 4 विकल्प हैं, उस शख्स का नाम बताइए जिसने ये कहा है कि लॉर्ड कर्जन का जो प्रशासन है ये तो वैसा ही है जैसे मुग़ल सत्ता जब थी औरंगजेब की, तो उसके जैसा मतलब तुलना की गई है। किसने की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। राइट आंसर बताइए इसका। तो जी के गोखले। ठीक है, कौन थे? जी के गोखले। और लॉर्ड कर्जन के बारे में याद रखिए कि 1899 से 1905 तक ये भारत का वायसराय रहा। बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, वो इसी के टाइम पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है? इन चारों विकल्पों में से आप बताइए कि डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है। 1 जनवरी को, या 2 जनवरी को, या 30 दिसंबर को, या 31 दिसंबर को? जो सही विकल्प है उसको चुनिए कि डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1 जनवरी को मनाया जाता है। जो डीआरडीओ दिवस है ना वो 1 जनवरी को मनाया जाता है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म भी आपको मालूम होना चाहिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहा जाए तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है,
अब 1 जनवरी को ही क्यों डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है? क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी डीआरडीओ की, वो 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसी कारण से डीआरडीओ दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। अब डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी जो अवार्ड है 2020 का, ये किसने जीता है? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है कि ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 किसने जीता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुचेता सतीश ने जीता है। तो ये भारतीय मूल की हैं, हालांकि रहती हैं दुबई में ये। ठीक है। इन्हें जो है ये अवार्ड बहुत ही एक ख़ास बात के लिए दिया गया है, क्योंकि इन्होंने 120 भाषाओं में गाना गाया है। और जो ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 है ना, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? डांसिंग के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, कला के क्षेत्र में दिया जाता है, लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है, अभिनय एक्टिंग के क्षेत्र में दिया जाता है, मॉडलिंग के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान खेल आदि में जो बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाते हैं ना, उन्हीं को ये दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और ऑस्कर पुरस्कार विजेता संगीत निर्माता AR रहमान द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता था? चारों विकल्पों में से आप राइट आंसर बताइए। मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता था? तो राइट आंसर है आयुषी ढोलकिया ने जीता था। ठीक है। और ये गुजरात की रहने वाली है, गुजरात के वडोदरा की ये रहने वाली हैं। और ये इस खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। मिस टीन इंटरनेशनल दुनिया का सबसे पुराना टीन पेजेंट अर्थात टीन टाइटल अवार्ड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण अर्थात जो फर्स्ट एडिशन है, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया? बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो उड़ीसा में। इसका राइट आंसर क्या है? उड़ीसा में। ठीक है। पहली बार जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन है, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में पंजाब यूनिवर्सिटी ने 17 गोल्ड जीते थे और 19 सिल्वर जीते थे और 19 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और इसी के साथ इन्होंने पहला जो स्थान हासिल किया था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा पासपोर्ट पहले स्थान पर है? चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट पहले स्थान पर है? चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। जापान, सिंगापुर, जर्मनी या भारत? इसका राइट आंसर है जापान। राइट आंसर क्या है? जापान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जापान के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, जबकि सिंगापुर दूसरे नंबर पर आता है, जर्मनी और साउथ कोरिया तीसरे नंबर पर हैं, जबकि भारत की जो रैंकिंग है वो 84 है, 84th रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम किसके नाम पर रखा है? महत्वपूर्ण जानकारी है। नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका जो राइट आंसर है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो केंद्र सरकार ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा बना है? चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है कि दुनिया का जो 8वां अजूबा है वो कौन सा बना है। तो इन चारों विकल्पों में से जो राइट आंसर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी किनारे गुजरात में है, आप जानते ही हैं। ये दुनिया का 8वां अजूबा बना है। ठीक है। किसकी मूर्ति है ये भी आप जानते ही होंगे, बहुत बार चर्चा की गई है। इसका जवाब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है।
तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी इसे कीजिएगा। स्क्रीन पर 4 लेक्चर देखिए आ रहे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, वो ज़रूर देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।